है कि इतने लोगों से बुराई बोलने ले? नहीं, सरकार में पॉलिटिकल विल पावर हो तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभी सरकारी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम इस समय एक बहुत बड़े दंश को झेल रहे हैं। जो ये एक बहुत दूरगामी हमारी रणनीति के तहत हम इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं कि हम कम से कम उन मुहानों पर आज मैं कहता हूं कि 879 छोटे छोटे शहर बस गए हैं, जबकि हमारी शहरों की संख्या 70-72 है, और जो नोटिफाइड शहर हैं, जो हमारी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, लेकिन हमारे कस्बे और 879 बन गए। अब ये सब के सब लगभग आप देखेंगे, एक तो यात्रा मार्ग में बने हैं, नदियों के किनारे बने हैं, जहां घाट है वहां उनके किनारे बने हैं, और ये बनते चले जा रहे हैं। और ये जमीन अगर आप बंदोबस्त के समय की एयरमार्क जमीन देखेंगे, जिस विषय पर माननीय न्यायालय ने निर्णय आज दिया है, वो निर्णय उसी आधार को लेते हुए कि आखिर ये भूमि आपकी है ही नहीं, आप इसको अलॉट कैसे कर सकते हैं? हाँ। आप वन भूमि को किसी इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर नहीं सकते, और नदी के किनारे की सारी जमीन जो है वन भूमि की श्रेणी में आती है। और ये वन भूमि केवल सरकारी उपयोग के लिए, इसीलिए सरकारी जो भवन है वो इस वन भूमि में बन सकते हैं, स्कूल, अस्पताल, कार्यालय ये बन सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल का भवन नहीं बन सकता उस वन भूमि में। ये बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है, उस वन संरक्षण अधिनियम की बाध्यता है, इसलिए ये नहीं कर सकते। लेकिन अवैध निर्माण होता है, और अवैध निर्माण होने के बाद वो कभी रेगुलराइज होता नहीं। और जब भी इस तरह के आदेश, जब भी कोई आदेश आता है, कोई पॉलिटिकल विल पावर लेकर के, जैसे अभी अमिताभ जी दिल्ली का उदाहरण दे रहे थे कि कैसे यमुना जी के किनारे का पूरा क्षेत्र जो है वैकेट करा दिया गया था, वो स्थिति कल के दिन यहाँ कभी भी आ सकती है और लानी पड़ेगी, जब इनका विकल्प तलाश किया जाए। वो गरीब लोग जो बस्तियां बना करके रह रहे हैं, उनके लिए उन मलिन बस्तियों को वहां से शिफ्ट करके उसका विकल्प तलाश करें और उस मुहाने को तत्काल खाली करें, नहीं तो प्रकृति बदला लेगी। पंत जी जी, पंत जी, केवल हाईकोर्ट ने 60 दिन का समय दिया है, मैक्सिमम 60 डेज, और इधर आप कह रहे हैं कि आपदा से भी हम जूझ रहे हैं। तो आपदा से तो हम जूझ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट का केवल 60 डेज का है, 60 दिन का नहीं। इसमें एक बात और भी है, 60 दिन तो दिए हैं अदालत ने वहां मलबा साफ कर देने तक के लिए, 7 दिन दिए, 7 दिन दिए हैं इस बात के लिए कि निरस्त कर दीजिए सारे अलॉटमेंट निरस्त करने होंगे। अलॉटमेंट निरस्त हो जाएंगे। जो अलॉटमेंट तो सरकार ने किए ही नहीं होंगे, वो अवैध निर्माण है, क्योंकि सरकारी जमीन पे तो अलॉटमेंट हो ही नहीं सकता। हुए नहीं। प्रकाश भाई, मैंने एक उदाहरण दिया था ना, आपके ही प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के पारिवारिक ट्रस्ट को डूब की जमीन दे दी, पटवारी से लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी तक फाइलों पर सिर पटक पटक के रोते रह गए, मुख्यमंत्री जी नहीं माने, विचलन के बोले मेरी मर्जी, मैं दूंगा। तो अलॉट तो हुआ, 0% पर अलॉट हो गया, 1 रुपया भी नहीं लिया तिवारी जी ने। और वहां पे मेडिकल कॉलेज, पंत साहब वहां पे मेडिकल कॉलेज बनाया गया और 4-4 लाख रुपए घूस लेकर एडमिशन दिए जा रहे हैं। धंधा तो हुआ है, गोरख अदालत ने ऐसे नहीं कहा ना। आप सब लोगों ने मिलके, जो सरकारें रही, गोरख धंधा तो खूब किया, बोले भाई तू मुझे अलॉट कर और मैं आऊंगा तो मैं तुझे अलॉट करूंगा। अंतर है। नहीं भाई हुजूर, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो हुआ ना कि भाई तू मुझे अलॉट कर जब तू चेयर पर है, और जब मैं आऊंगा अगली बार तो मैं तुझे कर दूंगा। तू अपने नाते रिश्तेदारों की लिस्ट बना के रख, मौसा फूफा साले बहनोई, और मैं अपनी की लिस्ट बना के रख। जी पंत साहब, ये वर्ग 5 की जमीन होती है जो बंजर काबिले आबाद कहलाती है, इसको सरकार दे सकती है, इसका पट्टा जारी कर सकती है, लेकिन नदियों के किनारे की जमीन नहीं दे सकती सरकार। पंत साहब, प्रकाश भाई, मैंने फाइलें पढ़ी, मैं उतना ज्ञानी नहीं न, मैंने वन संरक्षण अधिनियम पढ़ा है ना, तो बिल्कुल नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने वो फाइलें देखी हैं। 1 मिनट, मैंने वो फाइलें देखी हैं, कहिए तो अभी बरबेटम पटवारी से लेके प्रमुख सचिव राजस्व उत्तराखंड तक की टिप्पणियां अपनी स्मृति के आधार पर आपको सुना दूं कि फाइल पर क्या लिखा गया, नियमों का उदाहरण देकर। वो बाबू तो पढ़े लिखे होते हैं ना, IAS, उन्होंने सैकड़ों नियम बताए नारायण दत्त जी को, सैकड़ों नियम कि ये नियमों का उल्लंघन है, जमीन नहीं दी जा सकती। और अंत में प्रमुख सचिव अड़ा, उसने कहा अगर देना ही की जिद पर अड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री तो कैबिनेट में ले जाइए। तिवारी जी ने कहा कुछ नहीं, मेरी मर्जी, और दस्तखत कर दिया। कहां गए नियम? ये राजतंत्र की तरह जमीन बांट दी, राजतंत्र की तरह, चाहे गंगा के सिर पर और चाहे जमुना की छाती पर। इसलिए आज हाईकोर्ट को कहना पड़ा, और जिस भाषा में मैं बात कहता हूं उसी भाषा में मुख्य न्यायमूर्ति वारन घोष और सर्वेश कुमार गुप्ता ने लिखा भी है। बहुत तीखा निर्णय लिखा है, सॉफ्ट जजमेंट नहीं है। पंत साहब जी, वही पीड़ा है।
अमिताभ जी बोलने देंगे तो फिर नहीं, आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए। मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा हुजूर कि ये जो जमीन, जिस जमीन का उल्लेख माननीय न्यायालय ने किया है, ये नदियों के किनारे की जमीन है और इस नदी के किनारे की जमीन किसी को दी नहीं जा सकती। इसलिए ये अलॉटमेंट निरस्त करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अलॉटमेंट कोई कर ही नहीं सकता उसका। अगर अलॉटमेंट किया है तो वो खारिज करे, ये माननीय न्यायालय ने कहा कि 7 दिन के अंदर करे। अब उसने अवसर दिया है 60 दिन का कि 60 दिन में आप तत्काल इस आदेश को तामील करें, और वो आदेश को तामील सरकार करे। सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार तो है इसीलिए कि वो कार्य रूप में परिणित करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको जवाबदेही होगी। अच्छा, एक सेकंड प्रकाश जी। हाँ जी। मैं जजमेंट की 2 लाइन पढ़ दूं। आपने कहा कि अलॉटमेंट तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से वारेन घोष साहब और सर्वेश कुमार गुप्ता जब 7 साल इस पिटीशन में जूझे होंगे तो तमाम वकीलों ने अपनी जिरह रखी होगी, तमाम मोटी मोटी किताबें कोट की होंगी कानून की। जी। वो ये भी लिख सकते थे कि इफ देयर इज एनी अलॉटमेंट, ये भी लिख सकते थे ना। हाँ। कंप्यूटर कोई रोक तो सकता नहीं था उनको। नहीं रोक सकता था ना। लेकिन उन्होंने क्या लिखा, वी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट दैट ऑल अलॉटमेंट्स given on the river to all allottees must be cancelled within 7 days from today। अलॉटमेंट हुआ है। इफ नहीं लिखा उसने, नहीं तो इफ लिखता ना, यानी सीजीआई, यानी इनको पता है चीफ जस्टिस ऑफ नेशनल हाई कोर्ट को अलॉटमेंट हुआ है। अतुल जी, उसमें लिस्ट सबमिट की गई थी। पीआईएल में, पीआईएल में लिस्ट सबमिट की गई थी। मैं कह तो रहा हूं कि राजाओं की तरह व्यवहार हुआ। मैंने एक चावल देख के बता तो दिया आपको। एक मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को कैसे ओबलाइज किया, पूरी ब्यूरोक्रेसी को किनारे फेंक कर। वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, पंडित नारायण दत्त भाई, और बीजेपी की तरफ से पंडित रमेश पोखरियाल निशंक। अजब हाल था। पूरी पटवारी से लेके प्रमुख सचिव तक खिलाफ था। पटवारी से लेके प्रमुख सचिव तक उनको किसी को कानून नहीं आता था। केवल तिवारी जी ने वन संरक्षण अधिनियम ज्यादा पढ़ा था क्या? और पंत साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर यह कि अब जज साहब ने फैसला दे दिया, अब डंडा लेके जज साहब खुद तो नहीं जाएंगे ना अवैध निर्माण हटाने के लिए। वो तो सरकार को और सरकारी मशीनरी को करना पड़ेगा। अगर सरकारी मशीनरी हाथ खड़ी कर दे तब क्या हो? वो तो फिर अदालत की अवमानना हो जाएगी। सरकार को तो करना ही करना पड़ेगा ना। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। अगर देखिए यहाँ पे जो जानकार है वो ये भी कहते हैं, जब जो दिल्ली में हुआ था हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो दिल्ली में ये हुआ था कि जब सरकार की तरफ से दिखावे के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए पहली बार जब दस्ता पहुंचा तो लोगों ने बंधक बना लिया, मारपीट की, कुछ को वापस भगा दिया। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो हमारे हाथ के बाहर है, मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं कर पा रहे ऐसा। जब दोबारा डांट पड़ी तब बस्तियां समेटी गई। ये हो सकता है उत्तराखंड में भी ये ड्रामा हो। पंत साहब जी, बहुत बड़ा प्रकरण होगा ये। चक्राता रोड, जैसा भाई हमारे अविकल जी ने बताया कि चक्राता रोड को का दृष्टा और साक्षी रहा हूं मैं उस दृष्टिकरण का। हाँ। कितनी कठिनाई से उस दृष्टिकरण को किया था और जनता के सहयोग से किया। जब जनता सहयोग में थी तब जाकर के हुआ, अदरवाइज तो बड़ा एक ये सरकार के लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण है। और ऐसे समय में, जबकि इस समय पूरा राज्य जो है त्राही कर रहा है, त्राहीमाम कर रहा है, और ऐसे समय में हुक्म की तामील करना सरकार के लिए चैलेंज है। लेकिन सरकार को ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए इसको 60 दिन में पूरा करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रकाश पंत, समाचार प्लस पर आने के लिए, एक्सक्लूसिव तरीके से हमसे चर्चा और बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अविकल, मैं आप कुछ अपनी बात कहना चाहें तो कहिए, चूंकि आपको शुक्रिया करूंगा मैं अब। हाँ अतुल भाई, मैं ये कहना चाह रहा था हाँ। कि पंत जी ने एक बड़ी ढाल की बात कही है कि आपदा। हाँ। आपदा इस समय सरकार के लिए एक बड़ी ढाल बन सकती है। और मुझे जो लगता है कि जो हलफनामा भी सरकार ने पेश करना है हाईकोर्ट में इसके बाद, तो उस हलफनामा में सरकार इस प्ली को लेगी कि अभी आपदा है तो 3 महीने में तो हम सड़क ही नहीं खोल पाएंगे। तो ये ध्वस्तीकरण जैसा एक हिमालयन वर्क है, बिल्कुल हिमालय जैसा काम है, बहुत बड़ा काम है ये। इसको हम कैसा कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि मामला धीमे धीमे ठंडे बस्ते में चला जाए। ठीक है अविकल भाई, लेकिन बकरीद किसी दिन तो आएगी ना? हाँ, जैसे चौकराता की आई ना, चौकराता रोड वाली आई बकरीद, वैसे इसमें भी आएगी। चलिए अंकल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार बीजेपी की तरफ से भाई रविंद्र जुगरान, जिस खिड़की में अविकल भाई बैठे हैं उसी खिड़की में नजर आएंगे, उनसे चर्चा को और आगे लेकर जाएंगे। ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं।
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। चलिए तो चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ भाई रविंद्र जुगरान साहब हैं। हम माननीय नैनीताल हाईकोर्ट के जो फैसला आया है उस फैसले पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या उत्तराखंड की जो सरकार है वो इतनी सक्षम है कि माननीय नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का अक्षरशः उसी टाइम फ्रेम में पालन करवा सके। राजनीतिक तौर पर इसके रिप्लिकेशंस क्या होंगे, कानूनी तौर पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं कि करके। आइए आपको देहरादून लेकर चलते हैं। रविंद्र जुगरान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र अग्रवाल साहब मौजूद हैं, विनोद भरतवाल साहब मौजूद हैं, अमिताभ जी तो हैं ही। भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब जी, मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो हाईकोर्ट नाराज क्यों है? अगर आप लोग सब ठीक चल रहे हैं, लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी सब ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है और जो कुछ हो रहा है वो कुदरती तौर पे हो रहा है, अगर आपदा आई तो कुदरती तौर तरीके से आई, आप लोग तो ठीक कर रहे हैं सब कुछ, तो ये हाईकोर्ट नाराज क्यों हो गया? मुझको नहीं लगता हाईकोर्ट नाराज है कहीं पर। कोर्ट का अपना काम है कानून की व्याख्या करना, संविधान के अनुसार सरकार कौन सा सरकार का अंग क्या काम कर रहा है उस पर नजर रखना, समीक्षा करना। हाईकोर्ट के निर्णय को आप सकारात्मक रूप से हम लोग लेते हैं, उसका पालन करने की बात करते हैं, उसका सम्मान की बात करते हैं। नहीं, ये सम्मान, इसमें नाराजगी कहाँ आ गई ना? अब जो लाइन्स हैं वो तो मुझे जो पढ़ने में लगा वो नाराजगी लगी। अब हो सकता है कि मेरी समझ कम हो। अब कानून का अपना ढंग है। नहीं अग्रवाल साहब, अब हो सकता है अग्रवाल साहब, हो सकता है कि मेरी समझ जो है वो बड़ी संकुचित और छोटी सी है। आप लोगों की तरह मैं ब्रॉडर लेवल पर नहीं सोच पाता हूँ। अतुल, मैं इस बात को, अग्रवाल साहब ने जो बात कही और उस पर जो अतुल ने प्रतिवाद किया कि नाराज है, अग्रवाल साहब ने कहा नाराज नहीं, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। मैं इस बात की तारीफ करता हूं, लेकिन एक बात कहूं, दो जजमेंट के कुछ का, एक का काल्पनिक और एक का असली, तो मैंने सुनाई दिया पढ़ के काल्पनिक। अगर हाईकोर्ट सरकार, प्रशासन और तंत्र से सामान्य रुख से बात करता तो वो अपने जजमेंट में ही लिख सकता था कि यह अदालत सरकार को सलाह देती है कि वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, और नमस्ते कर देता, ये पिटीशन को डिस्पोज कर देता। इतना लिखने में भी कोई उसको रोक सकता था क्या? पिटिशनर बीना बहुगुणा उसको रोक थोड़ी नहीं सकती थी, न स्टेट ऑफ उत्तराखंड उसको रोक सकता था। चीफ जस्टिस की बेंच इतना भी लिख सकती थी कि नदी और पर्वत और हिमालय और गिरी कंदराओं के प्रति, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील हो सरकार, ये सुझाव देते हैं। अदालत डायरेक्टिव और सजेशन दोनों देती है अग्रवाल साहब, और तीसरी बात ऑब्जर्वेशन, 3 देती है, जिसमें जो डायरेक्टिव है वो सबसे हार्श होता है, वो फिर जिसमें रास्ते बंद